आपके सिलेबस में है टेस्ट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। ठीक है, जो परीक्षण के सोपान। ठीक है, क्या क्या करके एक टेस्ट का जो है निर्माण किया जाता है, एक टेस्ट करवाया जाता है। तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। पहले योजना बनाना। ठीक है, किसी भी कार्य करना हो पहले क्या किया जाता है, पहले उसका प्लान किया जाता है कि कैसे वो कार्य शुरू से लेकर अंत तक संपन्न होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या देखा जाता है। अब जैसे एक घर बनाने के लिए उसके जो भी आवश्यकताएं होंगे उनको देखा जाएगा। उसी तरह एक परीक्षण के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं। विषय वस्तु। ठीक है, कौन सी विषय वस्तु से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या शिक्षण उद्देश्य। अब सभी क्लास के लिए, सभी वर्ग के, सभी आयु के छात्रों के लिए एक ही उद्देश्य नहीं हो सकता है। कोई 7 क्लास में पढ़ता है तो उसके लिए अलग उद्देश्य होते हैं। ठीक है, कोई 10 क्लास में पढ़ता है तो उसके लिए अलग उद्देश्य होते हैं, उनके आयु के हिसाब से, उनके विषय वस्तु के हिसाब से। तो ये देखा जाता है कि क्या क्या शिक्षण उद्देश्य हैं। फिर प्रश्नों के प्रकार, निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, फिर प्रश्नों की संख्या, अब कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जितना मन आए उतना क्वेश्चन डाल दें। जैसे कि 25 मार्क का होता है, 100 मार्क का होता है, तो कितना क्वेश्चन आएंगे उसका निर्धारण करना होता है उस प्लान में। परीक्षण का समय, कितने घंटे में एग्जाम कंप्लीट होगा। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक आधार में क्या होता है कि बच्चों की आयु कितनी है, वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, उसके जो मतलब क्षमता क्या है, योग्यता क्या है, वो सब प्लान में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, उन सबको दृष्टि में रखकर प्लान किया जाता है एक टेस्ट का, एक परीक्षण का। उसके बाद प्रश्नों की रचना करना दूसरा स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी विषय होते हैं, उनमें से प्रश्न को तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रश्नों का चयन करना। अब आपके पास, आपने क्वेश्चंस बना लिए हैं, लेकिन उनमें से अब आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे। अब आपको ये देखना है कि कठिनाई का स्तर, एक क्वेश्चन का कठिनाई का स्तर देखना है। ऐसा तो नहीं है कि हर कक्षा में सभी जो है प्रतिभाशाली बालक हैं या फिर सभी जो है मंद बुद्धि के बालक हैं। कुछ बच्चे होते हैं अच्छे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इतना अच्छे पढ़ते नहीं हैं। तो जब आपको क्वेश्चन चयन करना है, प्रश्नों का चयन करना है, तो आपको ऐसे प्रश्नों के चयन करना है जो कि प्रतिभाशाली बालक के लिए भी सही हो और जो है मंद बुद्धि बालक के लिए भी सही हो। कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड रखने हैं, इतना भी हार्ड नहीं। प्रतिभाशाली बालक जो, मतलब कुछ क्वेश्चंस क्या है, एवरेज रखने हैं जिससे कि सबको ही कर सके। कुछ क्वेश्चंस इजी रखना है, जो अगर नहीं पढ़ता हो, जो पढ़ाई में बहुत नीच स्तर का हो, ठीक है, उसके लिए वो इजी क्वेश्चन क्या होगा, उसको मार्क दे सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो है हार्ड रखने हैं, ताकि जो सबसे बहुत अच्छा पढ़ता है वो उस क्वेश्चंस को कर सके। क्योंकि देखिए जो आपकी परीक्षण है उसमें एक विशेषता ये होती है कि विभेदन, मतलब परीक्षण करने के बाद आपको ये पता चल सके कि कौन सा छात्र प्रतिभाशाली है, कौन सा छात्र मंदबुद्धि है, कौन सा छात्र साधारण है। तो इन तीनों को दृष्टि में रखकर आपको प्रश्नों का चयन करना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रश्न जो है सरल शब्द में हो। ठीक है, वो कितने शब्दों में उत्तर लिखना है वो भी स्पष्ट हो, उसका अंक स्पष्ट हो, जो क्वेश्चन आपने दिए हैं वो कितने मार्क का है वो स्पष्ट होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रश्न का जो उत्तर है वो बच्चों को कंफ्यूज करे। ऐसा क्वेश्चन आपको चयन करना है जिसका उत्तर क्या है, एक हो। ठीक है, उसका 3-4 लोग ढूंढने से भी उत्तर क्या निकले, एक ही निकले। अगर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है तो नहीं डालना चाहिए। तो ये होते हैं सोपान। और अंतिम सोपान क्या होता है, परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना। अब इसमें आपको, जब आपके पास प्रश्न तैयार हो गए हैं, प्रश्न आपने चयन कर लिया है, तो आपको क्या करना है कि ब्लूप्रिंट बना लेना है। ठीक है, जो आपका अंतिम सोपान होता है। और उस ब्लूप्रिंट में क्या होता है कि आपने कितने मार्क का क्वेश्चन लिए हैं, प्रश्न कौन कौन से प्रकार के लिए हैं,
कौन सा प्रश्न आपके शिक्षण के कौन से उद्देश्य को प्राप्ति में सहायक हो रहा है, उसको भी लिखना है। ठीक है, तो जब आप ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं, तो आपका परीक्षण के लिए जो है आपके सोपान बस यही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चंस के जो सिलेक्शन करना है उनकी आयु के हिसाब से, कक्षा के हिसाब से, और दृष्टि में ये रखना है कि जो सिलेबस में है सभी यूनिट्स को टच करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको 25 मार्क का क्वेश्चन तैयार करना है तो बस एक ही विषय से 25 क्वेश्चन उठा लिए। ऐसा नहीं हो सकता, सभी विषयों को ध्यान में रखना चाहिए, सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ज्ञानात्मक हो या फिर प्रयोगात्मक हो। ठीक है, जो भी शिक्षण के उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक, बोधात्मक, सभी उद्देश्यों को टच करना है। तो ये थे आपके परीक्षण निर्माण के सोपान। उसके बाद आपके परीक्षण के सिद्धांत हैं आपके सिलेबस में, टेस्ट के प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिद्धांत में देखिए क्या क्या है। वैधता है, वैधता का मतलब जो भी आपका शिक्षण उद्देश्य है, अगर मतलब जो भी आप उद्देश्य रखकर परीक्षण कर रहे हैं, अगर परीक्षण के बाद वह उद्देश्य पूरी हो रही है, ठीक है, अगर उद्देश्य पूरा हो जाए तो क्या होगा, आपका जो परीक्षण है वो वैध माना जाएगा। फिर आता है विश्वसनीयता। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने जो भी टेस्ट अपना बनाया है, जो भी क्वेश्चन बनाया है, आज आपने परीक्षा की, अगर आपने आज उसको परीक्षा किए, ठीक है, परीक्षा लिए, स्टूडेंट्स का टेस्ट लिए, तो एवरेज 60-70 मार्क सबने रखा। फिर आप एक सप्ताह बाद एग्जाम किए उसी क्वेश्चन का, तो भी एवरेज 60-70 आ गया। तो देखिए क्या है कि इनमें मार्क में जो है बदलाव नहीं है। ठीक है, अगर मार्क में बदलाव नहीं आ रहा है तो क्या है, आपका जो परीक्षण है वो विश्वसनीय है। लेकिन अगर आज आपने परीक्षा किया, उन्होंने जितना रखा है, अगर एक हफ्ता बाद आप एग्जाम कर रहे हैं, उनका मार्क कम आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या है, आपका जो परीक्षण, जो आपका क्वेश्चन है वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। ये जो सिद्धांत हैं इनको मानकर ही आपको परीक्षण करना है। उपयोगिता क्या है कि जो आपने क्वेश्चन बनाया है वो भविष्य में छात्र की उपयोगी बन सके, वो होता है उपयोगिता। अगर उपयोगी नहीं बन रहा है तो आपका क्वेश्चन पेपर क्या है, उपयोगी नहीं है। जो आपका परीक्षण है वो उपयोगिता का सिद्धांत को नहीं मान रहा है। मितव्ययिता यानी कि खर्च कम हो, क्वेश्चन बनाने में खर्च कम हो, बहुत मतलब सरल सुलभ मूल्य से वो क्या है, क्वेश्चन पेपर बन जाए, परीक्षण का कार्य जो है समाप्त हो जाए, मतलब अधिक व्यय ना लगे, वो है मितव्ययिता। फिर आता है वस्तुनिष्ठता। इसमें क्या है कि सभी यूनिट्स टच करना है। अगर आप हिंदी के मतलब हिंदी का एग्जाम ले रहे हैं तो क्या है कि गद्य पद्य व्याकरण होता है, तो आपको गद्य पद्य व्याकरण सभी का जो क्या है समाहार से क्वेश्चन लेना है। उसमें भी आपके सिलेबस में जितने यूनिट्स होंगे सभी यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डालने हैं। तब क्या होगा कि वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत जो है आपका परीक्षण पालन करेगा। फिर आता है व्यापकता। व्यापकता भी वही है कि आपको पूरा जो है आपका जो है पाठ्यक्रम जो है उसका इस तरह से क्वेश्चन बनाना है जैसे कि पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर वो क्वेश्चन बन सके। ठीक है, फिर है सुगमता। सुगमता यानी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन दिए हैं बच्चों को करने के लिए, अगर उस क्वेश्चन का परीक्षा हो गया उसके बाद आप उसका क्या करेंगे, फलांकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो उसके लिए अगर आपको उत्तर चुनने के लिए आपको दिक्कत हो रही है तो उसको सुगमता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर छात्र भी अच्छे से उत्तर लिखे हैं और आपको भी फलांकन करने के लिए यानी कि जो कॉपी चेक करने के लिए आपको भी इजी हो रही है, तो उसे कहा जाएगा सुगमता। विभेदन क्या है कि परीक्षण के बाद अगर छात्रों के कॉपी चेक करने के बाद आपको ये पता चल रहा है, आप ये भेद कर पा रहे हैं कि इतने छात्र प्रतिभाशाली हैं, इतने छात्र जो है सामान्य हैं, इतने छात्र जो है मंदबुद्धि के हैं या फिर पिछड़े हैं, तो कहा जाएगा कि विभेदन का सिद्धांत आपका परीक्षण पालन कर रहा है। तो परीक्षण के लिए इतने सिद्धांत होते हैं। अगर ये सिद्धांत आपका परीक्षण जो है मान रहा है, ठीक है,
तो आपका परीक्षण जो है एक अच्छी परीक्षण, एक सफल परीक्षण कहा जाएगा। क्या क्या है देखिए, वैधता, विश्वसनीयता, उपयोगिता, मितव्ययिता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, सुगमता और विभेदन। उसके बाद आता है ब्लूप्रिंट। क्या है, आपके सिलेबस में है, जिसे हम नील नक्शा भी कहते हैं या फिर नील पत्र भी कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले से बताया है कि ब्लूप्रिंट में क्या-क्या रहता है। अगर आपने बीएड किया है, तो आपको पता होगा कि ब्लूप्रिंट कैसा होता है, ब्लूप्रिंट में क्या-क्या लिखा रहता है, ठीक है? आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं, सपोज़ 25 मार्क का बनाए हैं, तो कौन से उद्देश्य के लिए कौन-सा क्वेश्चन है और उस उद्देश्य के लिए टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, कौन-सा क्वेश्चन के लिए कितना मार्क है, उस क्वेश्चन के लिए एवरेज टाइम कितना लगेगा एक बच्चा को, ठीक है? वो सब एक ब्लूप्रिंट में रहते हैं। तो देखिए, ब्लूप्रिंट का निर्माण कैसे किया जाता है? ब्लूप्रिंट निर्माण करते समय हमें निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे ब्लूप्रिंट का निर्माण कर सकें। तो पहला देखिए, ब्लूप्रिंट बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि पाठ्य वस्तु का संपूर्ण समावेश हो, ताकि विद्यार्थी किसी विशेष अध्याय पर ध्यान न देकर संपूर्ण पाठ्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसे हम व्यापकता भी कह सकते हैं, ठीक है? जैसे कि उसके सिद्धांत में था कि ब्लूप्रिंट बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, वो जो है बच्चे का पूरे पाठ्य वस्तु का संपूर्ण समावेश हो, ठीक है? फिर है सभी प्रकार के प्रश्नों, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, कौशलात्मक प्रश्न इत्यादि शामिल किए जाते हैं, ताकि विद्यार्थियों की बुद्धि, ज्ञान एवं कौशल का उचित आकलन किया जा सके। तो देखिए, कौशलों में क्वेश्चंस के प्रकार में क्या होते हैं कि निबंधात्मक होते हैं, ठीक है? ऐसे टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय होते हैं, अति लघु उत्तरीय होते हैं, फिर वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो आपको ब्लूप्रिंट में ये ध्यान देना चाहिए कि हर प्रकार का प्रश्न आपने उसमें डाला है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर 25 मार्क का आप एग्जाम कर रहे हैं, तो निबंधात्मक क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन को ही 25 मार्क डाल के आपने एग्जाम करा दिया, तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको जो है सर्वमान्य नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो ब्लूप्रिंट बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि आपने हर प्रकार का प्रश्न उसमें डाला है और पूरे पाठ्य वस्तु से प्रश्न डाला है। फिर है प्रश्नों के प्रकार के अनुसार अंक सहित शब्द सीमा का निर्धारण सुनिश्चित किया जाता है, ताकि सभी विद्यार्थी दिए गए समय में सभी प्रश्नों का हल कर सकें। तो इसमें क्या है कि आपने जो भी प्रश्न दिए हैं, एक तो उसका अंक आपको लिखना है कि ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए है, ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है, ठीक है? और ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कितने शब्दों में लिखना है स्पष्ट रूप से, ठीक है? अगर निबंधात्मक है तो 500 शब्द में, या फिर हाँ, 500 शब्द या 700 शब्द। अगर लघु उत्तरीय है तो 100 शब्द या 150 शब्द, ठीक है? उसको भी आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। उसके बाद देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों में आंतरिक विकल्प की योजना पर भी ध्यान दिया जाता है। विकल्प प्रश्न मुख्य प्रश्न के समान ही कठिनाई का रखा जाता है। अगर आपने देखा भी होगा, आपने बहुत सारा एग्जाम दिए होंगे जिस पर क्या होता है, वैकल्पिक प्रश्न रहता है, ठीक है? या तो ये करो अथवा ये करो, ठीक है? तो ब्लूप्रिंट में आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपने क्वेश्चन दिए हैं, उसके अथवा में, उसके विकल्प में अगर आप क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को जितना कठिनाई का स्तर रखा है, उसके विकल्प में आपने जो भी क्वेश्चन रखा है, वो भी उतने ही कठिनाई स्तर का होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने एक टफ क्वेश्चन दिया है और उसके विकल्प में आपने इजी क्वेश्चन रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लूप्रिंट का निर्माण छात्रों के स्तर और आयु के अनुरूप किया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, जब भी ब्लूप्रिंट का आप निर्माण करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था 7 स्टैंडर्ड के लिए अलग होते हैं, 10 स्टैंडर्ड के लिए अलग होते हैं। तो बच्चों का जो है सोचना, समझना, उसका विचार शक्ति, ये सब को ध्यान में रखते हुए, उसके स्तर, आयु को ध्यान में रखते हुए ब्लूप्रिंट का निर्माण करना है। ब्लूप्रिंट कुछ नहीं होता है, वो
आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपने क्वेश्चन बनाए हैं, जो भी सपोज आपने 25 मार्क का क्वेश्चन बनाए हैं, तो जो भी आपने क्वेश्चन में जो भी जितने भी क्वेश्चन रखे हैं, जैसे क्वेश्चन रखे हैं, जो जो उद्देश्य को लेकर क्वेश्चन रखे हैं, बस उन्हीं को क्या है एक टेबल में लिखना है। ठीक है, एक टेबल में सही तरीके से उसका विवरण जो है प्रदान करना है, उसी को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। फिर है ब्लूप्रिंट बनाते समय परीक्षा के समय को निश्चित किया जाता है ताकि दिए गए समय में विद्यार्थी संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल कर सकें। और वहाँ पे आपने अगर कभी ब्लूप्रिंट बनाए होंगे, देखिए अगर आप सबने बीएड तो कर चुके होंगे तो ब्लूप्रिंट आपने बनाया ही होगा। ब्लूप्रिंट में ये भी रहता है कि जो समय का निश्चित किया जाता है, ऐसा नहीं है कि बस एक क्वेश्चन है तो उसको 25 मार्क है तो 40 मिनट समय, बस उतना ही समय नहीं लिखा रहता है। ब्लूप्रिंट में हर एक क्वेश्चन के लिए एवरेज कितना टाइम लगेगा वो पूरा लिखा रहता है। यानी कि ब्लूप्रिंट में क्या रहता है कि जो आपका 40 मिनट जो आपका पूरा समय है 25 मार्क के क्वेश्चन के लिए, तो उस 40 मिनट में जितने भी आपने सपोज 13 क्वेश्चन लिए हैं टोटल, तो उस 13 क्वेश्चन को 40 मिनट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो निबंधात्मक है उसका स्तर जितना होगा, अगर कठिन स्तर का होगा तो जो निबंधात्मक प्रश्न है उसके लिए 6 मिनट या फिर 7 मिनट। फिर अगर वस्तुनिष्ठ होगा 1 मार्क का क्वेश्चन तो उसके लिए 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट। ऐसे ऐसे उसका क्या होता है, जो 40 मिनट आपने लिए हैं उसका पूरा डिवीजन रहता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस के लिए एक एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर कितना टाइम लेगा एक बच्चा, उसका भी विवरण रहता है ब्लूप्रिंट में। तो ब्लूप्रिंट में फाइनली कितना क्या क्या रहता है, देखिए पहले तो ये रहता है कि आपने कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चन लिए हैं, गद्य से कितना लिए हैं, पद्य से कितना लिए हैं, व्याकरण से कितना लिए हैं। उसके बाद रहता है कि आप उद्देश्य के अनुसार कितने क्वेश्चन लिए हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अनुसार कितना, गद्य से कितना, पद्य से कितना, व्याकरण से कितना। फिर देखिए बोधात्मक कौशल के अनुसार कितने क्वेश्चन लिए हैं, प्रयोगात्मक कौशल के अनुसार कितने लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रहता है कि समय कितना कितना लगेगा, आप जो भी क्वेश्चन लिए हैं उनके लिए समय कितना लगेगा ये रहता है। फिर उनका स्तर भी लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन बच्चों के लिए कठिन स्तर का होगा या फिर सरल स्तर का होगा। ठीक है, और उसके लिए कितना कितना अंक रहेगा, ये क्वेश्चन के लिए कितना अंक और उसके लिए कितना अंक, उसके बाद कितने शब्दों में लिखना होगा वो, मतलब आपके जो क्वेश्चन है उसका डिटेल्स ब्लूप्रिंट में लिखा रहता है। उसके बाद आपके सिलेबस में दिया है कि प्रमाणीकृत परीक्षण और एक है शिक्षक निर्मित परीक्षण। ठीक है, तो ये भी इजी है। देखिए प्रमाणीकृत वह परीक्षण है जो किसी प्रमाप या तुलनात्मक मानक प्राप्त करने का प्रतिक्रिया है। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु का समालोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है, पदों का चयन अत्यंत सावधानी से किया जाता है, पदों में गुणों के अनुसार समानता रहती है एवं उपचारात्मक परीक्षणों की अपेक्षा सांख्यिकीय विश्लेषण में अधिक कड़ाई के साथ होता है। देखिए प्रमाणीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें ये नहीं रहता है कि जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया है उसमें से छात्र कितना समझा उसको परखा नहीं जाता है, या फिर शिक्षक जो भी पढ़ाया है उसमें शिक्षक की कितनी प्रगति हुई है, शिक्षक की विधि कितनी सही है कितना गलत है वो नहीं देखा जाता। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जो बच्चों का मतलब जैसे शिक्षक निर्मित टेस्ट में क्या होता है, देखिए शिक्षक निर्मित परीक्षा में क्या होता है कि अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के पाठ्यक्रम के उतने भाग के आधार पर करता है जो उसने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पढ़ाया है। ठीक है, मतलब अभी सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ब्लूप्रिंट, अध्यापक निर्मित परीक्षा, ये सब पढ़ा रही हूँ और इसके पढ़ाने के बाद मैं आपका टेस्ट ले लूँगी। ठीक है, कुछ मार्क दे के कुछ एक टेस्ट ले लूँगी क्लास में, तो वो क्या कहा जाएगा, अध्यापक निर्मित।
क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है और मैं ही आपको क्वेश्चन दे रही हूँ उसी क्लास में, और जो मैं पढ़ाई हूँ उसी से, तो वो क्या कहा जाएगा कि अध्यापक निर्मित। लेकिन देखिए, जब आप जो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि बाहर से क्वेश्चन्स आते हैं, वो क्या होता है, वो अध्यापक निर्मित आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका अध्यापक वो क्वेश्चन निर्मित करके आपको एग्ज़ाम नहीं कर रहा है, ठीक है? वो कुछ विशेषज्ञों द्वारा फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कि ओएसटेट, सीटेट हो, या फिर आपके आरएचटी के क्वेश्चन्स हों। ये क्या है, जो आपको जो अध्यापक ने पढ़ाया है वो अध्यापक क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ये बाहर से कुछ लोगों के द्वारा, एक कमेटी के द्वारा क्वेश्चन बनाए गए हैं, और उसके बाद जो है आपका एलिजिबिलिटी कितना है वो मापने के लिए वो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। तो वो आपका हो जाएगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट या फिर प्रमाणीकृत परीक्षण। लेकिन अगर आपके कक्षा में जिसने आपको पढ़ाया है उसी ने, अगर आपने कितना याद रखा, आपने कितना समझा, उसको टेस्ट करने के लिए परीक्षा करे, तो वो कहा जाएगा अध्यापक निर्मित परीक्षण, ठीक है? ये परीक्षाएं विभिन्न विषयों के लिए तैयार की जाती है। इन परीक्षाओं की निर्माण विधि निबंधात्मक परीक्षाओं एवं मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों भिन्न होती। ये परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होती हैं, लेकिन प्रमाणीकृत या प्रमाणीकृत नहीं होती हैं। तो जैसे कि मैंने समझाया, फॉर एग्जांपल आरएचटी का ले लीजिए, कि वो बाहर से एक विशेषज्ञों द्वारा, एक कमेटी द्वारा निर्मित होकर आती है, इसीलिए वो क्या है, प्रमाणीकृत परीक्षण, ठीक है? लेकिन जो आपके कक्षा में आपको परीक्षा किए जाते हैं, आपके अध्यापक द्वारा जो क्वेश्चन निर्मित किए जाते हैं, उसे आप कहेंगे अध्यापक निर्मित परीक्षण। आपके सिलेबस में जो इवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी हैं, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, उसके बाद असेसमेंट एंड लर्निंग, ठीक है, उसके बाद है टेस्ट कंस्ट्रक्शन। तो जो प्लेलिस्ट है, आप चैनल में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पेडागोजी का भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का जो सीसीई है, फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, उसका भी मैंने हिंदी में समझाया है। उसके बाद जो असेसमेंट टूल्स टेक्निक्स हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट ऑब्जर्वेशन, इन सबको भी मैंने हिंदी में समझाया है। उसके बाद आज मैंने आपको पढ़ा दिया कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके जो स्टेप्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ब्लूप्रिंट होता है। उसके बाद जो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, ठीक है। और इसके बाद आपका बहुत कम सिलेबस है, जैसे कि लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस और क्लासरूम डाइवर्सिटी। तो अगर ये 3 खत्म हो जाएंगे तो आपका पेडागोजी का जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, आप भी उतना ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।